हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ बड़े लोगों से मिलवाते हैं और आज बहुत अहम है। आज संडे सईद नकवी साहब से एक बार फिर हमारी मुलाकात हो रही है। आपको याद है मैंने बताया था कि हल्की सी कुछ तबीयत नासाज थी, अब वो वापस अपने कॉलम भी लिखना शुरू किया है और मुझसे भी बात करने के लिए वो तैयार हो गए। हम सईद नकवी साहब के शुक्रगुजार हैं। आज हम जिन इश्यूज पर बात करेंगे वो काफी अहम है। एक तो यह कि वेस्ट एशिया में, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, इजराइल फिलिस्तीन टकराव भी बढ़ रहा है और खुद इजराइल के अंदर दाखिली तौर पर जो सियासी इख्तलाफात हैं वो भी उरूज पर हैं। उधर ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद इसराइल को कोई नहीं बचा सकता, यानी इसराइल के वजूद पर ही वो सवाल उठा रहे हैं जो अब से पहले भी उठाते रहे हैं। इसके अलावा हम एक और बड़े दिलचस्प इशू पर बात करेंगे। सईद नकवी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, उस सिलसिले में बात करेंगे। वो है परवेज मुशर्रफ के साथ जो वाजपेयी जी की आगरा समिट नाकाम हुई थी, अचानक वो उठ करके चले गए थे। उसको ये बहुत ही गैर मामूली था। शायद दुनिया की सियासत में कम से कम मैंने तकरीबन 40 साल की जर्नलिज्म में, और शायद सईद नकवी साहब ने भी, आप तो 60 साल तकरीबन हो गए जर्नलिज्म में, शायद आपने देखा हो कि एक लीडर समिट में बैठा हो, दो लीडर बैठे हो और उनमें से एक अचानक उठ करके चला जाए और एयरपोर्ट का रास्ता इख्तियार कर ले। उसका भारत की सियासत पर क्या असर पड़ा है, उस पर हम बात करेंगे। और यूक्रेन जंग को 1 साल हो गया, वो अब हालात क्या हैं? पुतिन और जेलेंस्की अपने अपने तरीके से अपनी जीत की बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया। हमें उम्मीद है कि आपकी तबीयत बिल्कुल अच्छी होगी और बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये इजराइल फिलिस्तीन वाला मामला और खुद दाखिली सतह पर इजराइल की सियासी टकराव इजराइल के अंदर, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स और सामीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं अस्पताल बड़ी अकेली जगह होती है और वहाँ कुछ आपके सामीन, आपके व्यूअर्स, उनके मैसेजेस आते रहे। उन्होंने न जाने कहाँ से ये रास्ते इख्तियार किए और ये कि हमारी सेहत के लिए, और मामला थोड़ा सा किसी हद तक गंभीर हो गया था, लेकिन बहरहाल हम बच के निकल आए। उसमें यकीनन आपके व्यूअर्स की दुआएं शामिल रही होंगी। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे हौसले को जिंदा रखा, मैसेजेस भेज के अस्पताल में। देखिए, ये जो मिडिल ईस्ट जिसे कहते हैं, और इसके ऊपर तो बड़ा झगड़ा यहाँ हो चुका है। कृष्णा मेनन साहब कहते थे मिडिल ईस्ट ये कहाँ से हुआ, ये हमारे लिए वेस्ट एशिया है। तो वेस्ट एशिया में अब इस वक्त लोगों की नजरें और तरफ हैं। लोगों का जो इस वक्त फोकस है वो मिडिल ईस्ट नहीं है, वो उसके अलावा सबसे सामने की चीज है यूक्रेन है। साहब, यूक्रेन है। यूक्रेन से तमाम स्पिन ऑफ होके और जितने इक्तिसादी इकदाम लिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, ये सब वो है फोकस में इस वक्त। इसलिए यहां खामोशी से एक दो काम हो रहे हैं। एक तो ये कि सरकार ही नहीं है, यानी सरकार वो है जिसको कि मुल्क नहीं मानता, और उसमें वो लोग हैं जिनको कि कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये डेमोक्रेट्स हैं, ये किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटी का हिस्सा हो सकते हैं। एक तो अंदर बड़ा खलफिशार है, यानी ये जो आपके नेतन्याहू साहब हैं, इतने ज्यादा इन्होंने कॉम्प्रोमाइजेस कर लिया। अरे भाई, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल।
और उसमें ये कि कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन कोई एक बेसिक बुनियादी फॉल्ट लाइन होती है जिसके आगे के आदमी नहीं बढ़ता। अब इन्होंने तो उन लोगों से दोस्ती कर ली है कि जो बिल्कुल यानी इनके आईन को नहीं मानते। वो आईन जो कि इस वक्त संभाले हुए है इसराइल को, उस आईन को नहीं मानते और वो सरकार में हैं। तो एक तो ये है पहलू। दूसरे, अब धीरे 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 देखिए, यहाँ इसराइल के वजूद के दो पहलू हैं। एक तो है मजहबी, वो ये किताब हमारी किताबों में लिखा हुआ है, हम थे, हैं, रहेंगे। तो एक तो वो व्यू जो कि, और लोग इजराइल में मानने वाले हैं इस व्यू को। दूसरा ये है कि पॉलिटिकली अगर दुनिया को आप देखें तो ये मजहबी पहलू तो एक हो गया, किताब क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, लिहाजा हम थे, हैं और रहेंगे, ये तो एक बात हो गई। लेकिन इस वक्त अमेरिका, जिसका देखिए, इंपीरियलिज्म को जब तक इसराइल की जरूरत है तब तक इसराइल की बका है। यानी तमाम उन्होंने, उनके दोस्त इस वक्त मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया से वो ताल्लुकात नहीं है जो थे, बल्कि बहुत ही काफी उनके अंदर फिशार है। तो लिहाजा इस वक्त अभी हाँ, ब्लिंकन वगैरह चले जाते हैं। इनकी एक तो जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एलीट है उसमें यहूदी कंपोनेंट बहुत ज्यादा है। यानी अच्छा, और लिहाजा वहां के अखबार वाले हैं जितने भी आप देख लीजिए, सब के सब वो, हालांकि मैं कम्युनल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि उसमें, यानी अगर आप पढ़िए कॉलम्स थॉमस फ्रीडमैन के, तो उनको उतनी ही परेशानी इसराइल के लिए है जितनी ये अमेरिका के लिए नहीं है, बल्कि इसराइल उनका मरकज है दरअसल, कैसे बचाया जाए। अभी हाल में उन्होंने मजमून लिखा कि बाइडन इसराइल को कैसे बचा सकते हैं, फोकस ये, और यूक्रेन वाला नहीं अभी फिलहाल उनकी नजर में। तो एक तो ये है। तो उस नुक्ते नजर से दो तरफ से भी मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो ये कि साहब आपके जिस तरह से आपका निजाम चला रहे हैं, दिखाई नहीं देता कि आपका वजूद रहेगा कि नहीं। एक तो ये है। और दूसरी तरफ आयतुल्लाह खुमैनी, हसन नसरुल्लाह, ये लोग तो साफ कह चुके हैं कि आप 5-10 साल के बाद आपका वजूद है कि नहीं है। ये अब ये बातें खुल के होने लगे उस निजाम में जहां के वेस्टर्न मीडिया पे इन लोगों का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद ये खबरें फैलने लगे। तो जरा सा देखिए, हमारा और आपका ये काम तो है नहीं कि कौन सा मुल्क रहे और कौन सा मुल्क नेस्तो नाबूद हो जाए। हमारा तो ये भाई, ये मुल्क है, यहाँ ये हो रहा है, और उसमें क्या क्या खबरें हैं जो लोगों तक हम पहुंचाएं। लेकिन इस वक्त बात ये होने लगी है कि क्या इजराइल बचेगा कि नहीं, और ये खुल के उस मीडिया में जो कि वही कंट्रोल करते हैं, ये एक खदशे की बात है। फिर रही बात फलस्तीनियों के साथ। अब फलस्तीनियों से रॉकेट्स, ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो एक मुस्तकिल चल रहा है। लेकिन अब की अगर ये फ्लेयर अप हुआ और ये तीसरा चौथा इंतफादा हो गया, तो संभालने वाला किसी का अटेंशन स्पैन नहीं है कि इसको संभाल पाए। ये एक चीज है। हाँ, नकवी साहब, मैं जो बीच में थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि एक ही वक्त में इजराइल की मौजूदा सरकार, जो अभी सरकार के पैर भी टिके हुए नहीं नजर आ रहे,
वो सरकार दो किस्म के झगड़े मोल लिए हुए है। एक तो अंदरूनी तौर पर उसके अपने लोग उसके खिलाफ हैं, और दूसरे फिलिस्तीनियों के खिलाफ वो मुसलसल फौजी कार्रवाई भी कर रहे हैं वेस्ट बैंक में। ये सियासी तौर पर ये फैसला दोनों फ्रंट एक साथ खोलने का, जबकि अभी खुद पैर ठीक से मजबूत नहीं टिके, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों हो सकता है? देखिए, ये इजराइल का ये टैक्टिक शुरू से रही है कि प्रोवोक करते रहो, हार्ड लाइन लेके अटैक करते रहो, किसी न किसी मंजिल पे इस इलाके के जो और वो ममालिक हैं जिनको कि वो अपने से हमवार नहीं मानते, मसलन ईरान, मसलन हिजबुल्लाह, वहां से कोई रिटेलिएशन हो जाए जिसमें कि ये और अपने दोस्तों को, जो कोalition कोलैप्स कर रही है, उस कोalition को फिर बनाने के लिए ये अगर इस तरह एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया जाए गाजा में और वेस्ट बैंक में, खास करके वेस्ट बैंक में खुल्लम खुल्ला है, बल्कि वहां तो ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक हमारा है। यानी ये ना समझिए कि यहाँ पे हम एक्सपैंड कर रहे हैं, ये हमारा ही है, ये एक लाइन चली हुई है। तो ये जो है ये प्रोवोक करने के लिए, ताकि अगर उधर से कोई, देखिए उधर से कोई रिटेलिएशन आए तो ये है कि भाई देखिए अब आइए जंग शुरू करें हम लोग। जंग के लिए अभी कोई तैयार है नहीं, क्योंकि एक जंग में वहां अमेरिका फंसा हुआ है और रूस फंसा हुआ है। मजे की बात उस जंग की ये है कि मीडिया जो है, जाहिर है उनके पास मीडिया है, वेस्ट के पास मीडिया है, ईस्ट के पास नहीं है। मतलब इतना ही है जितना कि अपने अपने घर भर में परोस के खा ले, लेकिन ये कि उनका कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है। उससे हो ये रहा है कि फोकस सिर्फ वेस्टर्न कोalition के ऊपर है कि देखिए अभी तक कितनी मुस्तहकम और कितनी मजबूत है कोalition। अच्छा था, कौन सी कोalition? हम जानते हैं कि फ्रांस में और एक तो बाकायदा एजिटेशंस हो रहे हैं, और उसने तो साफ साफ कह दिया, ओरबान ने जो बात कही है उसका अभी कोई जवाब नहीं है दुनिया में। वो कहता है कि यूरोपियन यूनियन इज अ कार विथ 4 टायर्स पंक्चर्ड। ये उसका फिक्रा है यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो वो कौन सी यूनियन है भाई जिसको क्या आप कह रहे हैं कि है? इधर देख लीजिए, इधर अभी ये 24 फरवरी 2021 को ये जो स्पेशल ऑपरेशंस पुतिन साहब ने शुरू किए, उनको ट्रिगर किस चीज ने किया था? मैं उस पर नकवी साहब उस पर जरा बाद में आएंगे। मैं अब तक जो आपने बताया अपने दर्शकों को, उन दर्शकों को बताना चाहता हूं जो अक्सर कमेंट्स में लिखते हैं कि ईरान सिर्फ बयान देता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। नकवी साहब की इस बात से, जिसमें आपने कहा कि वो प्रोवोक होकर के वहां से अगर कुछ हो जाए तो ये कोalition फिर इकट्ठा हो जाए, तो ये स्ट्रेटेजिक बात समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही अहम है। और जो दर्शक हमारे हैं वो जाहिर है जज्बाती होते हैं या किसी के हक में या किसी के खिलाफ होते हैं, हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन आपकी इस बात से ये बहुत क्लियर हो गया। और यूरोपियन यूनियन एक कार है जिसके चारों टायर पंक्चर हो गए। मैं एक चीज, अभी ईरान की तरफ से बयान आया कि अमेरिका की मदद के बावजूद इजराइल नहीं बच सकता। इसके फौरन बाद अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी ने अपने काउंटर पार्ट से इजराइल में बात की है, जो अभी मैं देख रहा था टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर, जिसमें यह कहा कि डी एस्केलेट करें, यानी फिलिस्तीनियों के साथ ज्यादा पंगा ना लें। तो ये इसमें इसको अगर तारों को जोड़ करके देखा जाए तो उसे थोड़ा सा और समझा दीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये जहन में सवाल रहता है कि आखिर ईरान आगे और कुछ क्यों नहीं करता। ऐसा है कि अभी फिलहाल जो
सूरत हाल है यूक्रेन में, क्योंकि 1 साल हुआ है जंग का, उसमें ऐसा जो वेस्टर्न मीडिया को अगर आप देखिए तो वो बात यही करते हैं कि हमारा कोalition अपनी जगह पे महफूज है, और जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटी है, वो आप और हम मीडिया के बावजूद जानते हैं। इधर क्या है? इधर ये है कि 4 फरवरी को जो अनाउंसमेंट खास हुआ पिछले साल कि दिस इज अ फ्रेंडशिप विद नो एंड, यानी इसकी अहमियत को आप समझें कि इट सेंड शिवर्स डाउन द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न यूनियन। तो क्या मतलब था? मतलब ये कि अब हमारी वो दोस्ती है कि जिसको कि अब आप हिला नहीं सकते। उसके बाद फिर वो दोस्ती बढ़ती गई, उसमें ईरान भी आ गया, उसमें अभी हाल में हिंदुस्तान ने फिर वोट, जिसमें कि बहुत ही प्रेशर पड़ा कि भाई वोट करो रूस के खिलाफ, हिंदुस्तान ने वोट नहीं किया। तो ये कोalition, अब देखिए फिर एक चीज और हुई। अभी तक ये था कि 1968 की जंग के बाद लोगों के दिमाग में ये शुबा आ गया, चाइना और वियतनाम। देखिए, वियतनाम बहुत अहम मुल्क है, ये वो मुल्क है जिसने हिंदुस्तान दुनिया की 3 सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को बैटल फील्ड में हराया है। फ्रांस को हराया Dien Bien Phu में, अमेरिकन को हराया इन्होंने साइगॉन में, आपने देखा सब लोगों ने। उसके बाद अभी चीन को हराया इन्होंने बैटल ऑफ लैंगसॉन, जबकि चीन डेंग सियाओपिंग ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि हम वियतनाम को एक लेसन सिखाएंगे। ये वो मुल्क है। अब अभी तक ये था क्योंकि इसकी लड़ाई रही है अमेरिका से और अभी हाल में चीन से, तो ये किस तरफ जाएगा? ये थाली का बैंगन है या ये किसी और बैठेगा? उसमें एक बात मुझे याद आ गई जो कि मैं आपके व्यूअर से शेयर कर लूं। मैं KR नारायणन साहब के साथ गया था वियतनाम। ये तीनों जंगें जो मैंने बताई जो जीती हैं वियतनाम ने, उनका जो जनरल था वो था जनरल जियाप, GIAP। जनरल जियाप मिलने के लिए आए इनसे, अपने नारायणन साहब से। तो बात होते होते ये हुई कि भाई ये बताओ, तुम तो बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट हो, और वो ये कि इवेंचुअली वियतनाम की दोस्ती, लास्टिंग दोस्ती चीन से होगी कि लास्टिंग दोस्ती अमेरिका से होगी? जियाप ने बहुत दिलचस्प बात कही। उसने कहा, मैं मिलिट्री लीडर हूं, मिलिट्री लीडर्स के लिए लॉजिस्टिक्स सबसे अहम चीज होती है, और लॉजिस्टिकली ये हमारे करीब हैं, ये हमारे नेबर्स हैं, इनको हम बदल नहीं सकते, वो हमें नहीं बदल सकते। यानी उसने इशारतन ये कह दिया कि हम बुनियादी तौर से अगर ये चॉइस पे आ जाए कि आप अमेरिका के साथ हैं कि चीन के साथ हैं, तो हम चीन के साथ, वो उन्होंने अनाउंस कर दिया। अभी हाल में सी जिनपिंग और जो इनके लीडर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, मुझे जरा सा मुश्किल नाम है वियतनाम के, इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि बिल्कुल वैसे ही, वर्ड्स उसके बिल्कुल वही हैं कि जो कि फ्रेंडशिप विद नो लिमिट्स लीजिए। तो यहाँ पे तो कोalitions बढ़ती चली जा रही हैं, और वहां आपके अनाउंसमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम अपनी जगह मौजूद हैं, हम अभी हटे नहीं हैं। हालात ये है कि 80%, आज का मैं पढ़ रहा था कहीं, 80% रेटिंग्स है पुतिन की रूस में, और हमारे बाइडेन साहब की अभी यकीन नहीं है इन्हें कि ये इनके दूसरा नॉमिनेशन मिलेगा कि नहीं इलेक्शन में, और दूसरे ये कि अब करने क्या वाले।
या अच्छा तो अच्छा, नकवी साहब, और किसी चीज पर आगे जाने से पहले मैं एक दो चीजें जो मेरे जहन में आई, जो आपने वियतनाम का जिक्र किया कि वो उसने फ्रांस, अमेरिका, चीन तीनों को हराया। मेरे जहन में मिसाल आ रही थी, जब हम काबुल गए थे तो वहां लोग कह रहे थे कि हमने सारी ताकतों को हराया है, और अब अगर नतीजा निकाला जाए तो अफगानिस्तान ने ब्रिटिश को, सोवियट्स को और अब अमेरिका को, यानी तीनों को ये बात अपनी जगह सही है कि वो तरक्की नहीं कर पाए, मुश्किलात से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन तकरीबन उसकी मिसाल मेरे जहन में आ रही थी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि वियतनाम के फौजी लीडर ने कहा कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पड़ोसी के साथ रहना है, यही बिल्कुल बिल्कुल यही थियरी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान से मुताल्लिक थी। उन्होंने भी ये कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, हमें इन्हीं के साथ रहना है। लेकिन उसके जो सबसे हिस्टोरिक इवेंट था 2001 का, उसमें परवेज मुशर्रफ समिट से उठ करके चले गए। उसके बारे में जो आपने कुछ लिखा है कि भारत की अपनी पॉलिटिक्स पर बहुत बड़ा असर रहा है, वो क्या कुछ है? इस एंगल से लोग बहुत कम जानते हैं। देखिए, ऐसा था, ये हुई है, समिट हो रही थी जुलाई 2001 में, ठीक है। यहां पे दो ग्रुप्स थे, बीजेपी स्प्लिट थी डाउन द मिडल। अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह, ये लोग सोच रहे थे कि अगले इलेक्शंस जितने भी आएंगे, हमारी अब पॉलिटिक्स जो है वो एक सॉफ्ट लाइन विद पाकिस्तान, यानी ये जो एंटी पाकिस्तान नेशनलिज्म, ये सस्टेनेबल नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन दूसरे लोगों की नजर थी यूपी के इलेक्शंस। 6 महीने के बाद यूपी में इलेक्शन होने वाले थे और बीजेपी की सरकार थी, और वो इलेक्शन बड़े की इलेक्शंस थे। उसमें इन लोगों ने ये सोचा कि इस वक्त मुशर्रफ से दोस्ती जो है, वो जो हार्ड हिंदुत्व हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसके लिए ये मुज़िर होगी। तो लिहाजा बाकायदा वहां टेंशन रहे वाजपेयी में और बाकी और जो लीडर्स हैं उसमें, आखिर में वो लोग प्रिवेल किए और हिंदुस्तान की फॉरेन सर्विस के बहुत से आला अफसरान जो कि एडवाइजर, बहुत ही हार्ड लाइन एडवाइजर्स हैं, बहुत ही होशियार समझदार लेकिन हार्ड लाइन वो हैं, विवेक काटजू, वो बीच में गए और उन्होंने कहा कि साहब ये बड़ा गजब होने वाला है कि अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से दोस्ती का मतलब ये है कि आपने ये बात कंसीड कर ली कि पाकिस्तान के पास भी एक कार्ड है और वो कार्ड है कश्मीर, यानी उसको तस्लीम किए बगैर बात, ये गाड़ी आगे ना बढ़ेगी। तो बहरहाल उसको खत्म किया गया। अब हुआ क्या कि इत्तेफाक से उसी के, इसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, ये हुआ है जुलाई में। अगस्त सितंबर 9/11 हो गया वहां। अब हार्ड लाइन इन्होंने ली है। 9/11 का असर क्या हुआ, दुनिया के अंदर एक इस्लामोफोबिया, एक फोबिया फैल गया, मुस्लिम टेरर, मुस्लिम टेरर, मुस्लिम टेरर। उसकी छत्र छाया में वो पॉलिटिक्स जो कि मोदी साहब ने सवारी गुजरात में, उसको गोया एक कैनोपी मिल गई, एक छांव मिल गई। तो दुनिया गोया कन्वेंशनल विजडम दुनिया की ये थी कि मुसलमान जो हैं वो टेररिस्ट होते हैं, समझे। ये एक आपको ये भूलने वाले दिन नहीं है, ये कोई 2-3 साल यही चला। आखिर में धीरे धीरे, अच्छा, वही लाइन अभी हम लोग लिए हुए हैं यहाँ दिल्ली में, लेकिन दुनिया बदल गई। ये लाइन जब ली गई थी जबकि दुनिया इस्लामोफोबिया की गिरफ्त में थी। अब वो बिल्कुल उसके बरक्स वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है और आप उसी पॉलिसी को लिए हुए हैं। क्या ये सस्टेनेबल है, सवाल ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस लाइन पर नकवी साहब बता रहे हैं उसमें
इस वक्त जो मौजूदा सरकार है बीजेपी की, जो हार्डलाइन एक चेहरा जो सामने नजर आया, उसमें बड़ा रोल एक इम्पेटस जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है, मुशर्रफ के उस समिट से उठ के चला जाना, और 9/11 अमेरिका में जो कुछ हुआ। इसलिए ये दुनिया ग्लोबल विलेज है, ये बार बार साबित होता है, और हमारे यहाँ की सियासत में उसका बड़ा असर रहा है। नकवी साहब, कोई नतीजे के तौर पर आप कुछ बता सकें कि अब आगे क्या कुछ, भारत, जैसे कि आपने कहा कि भारत अभी अपनी वही जगह अटका हुआ है, हालात बदल रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अभी याद दिला दूं कि ईरान के प्रेसिडेंट चीन गए थे अभी हाल ही में, और अब चीन के प्रेसिडेंट तैयारी कर रहे हैं मॉस्को जाने की, जबकि वो 1 साल पूरा हो गया इस जंग को। तो ये वाला अलायंस निस्बतन मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। अब भारत क्या करे, आप थोड़ा सा बताइए। भारत ने कर दिया, यानी हाँ। भारत के ऊपर अंदाजा नहीं है आपका कि कितना प्रेशर था कि ये जो यूएन में रेजोल्यूशन लाए थे ये लोग कंडेम करने के लिए रूस को, कि उसमें भारत हिस्सा ले, भारत ने हिस्सा ही नहीं लिया। ये यानी आप ये देखिए, भारत जो है वो इस वक्त उस पोजीशन पे है जिसको कि कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत ही स्वीट स्पॉट, यानी इस वक्त वो जो चाहे मुंह मांगी दाएं और बाएं दोनों से, शेख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज ना हो। क्वाड का हिस्सा अब भी है, लेकिन महज नोशनली, क्योंकि क्वाड को ट्रम्प कर दिया है ऑकस में, तो वो उससे हट नहीं रहा है हिंदुस्तान। भाई हम क्वाड का हिस्सा हैं, लिहाजा अमेरिका अपना जहां जाके बताए कि क्वाड देके चला है और हम चाइना को सर्कल कर रहे हैं, हिंदुस्तान हमारे साथ है। हिंदुस्तान खुद कुछ नहीं बोल रहा, वो ये कह रहा है ये बहुत ही दिलचस्प सिनेरियो है। नकवी साहब, मैं आपको आखिर में एक बात याद दिलाऊं अपने दर्शकों को भी, कि आमतौर पर क्रोनी कैपिटलिज्म और सरकार के रिश्ते जिस तरह से सामने आए हैं, भारत में अडानी और मोदी के रिश्तों पर भी बात हो रही है। अभी हाल ही में अमेरिका के बहुत बड़े बिलियनेयर जॉर्ज सोरोस ने जो भारत के बारे में बात कही है, और सारी बातों के अलावा यह भी कहा है कि साहब आप एक तरफ तो अमेरिका से दोस्ती की बात करते हो और दूसरी तरफ आप रूस से सस्ता तेल ले रहे हो। तो ये बेचैनी वॉशिंगटन में है कैपिटलिस्ट्स को। ये इसका हल क्या है? मतलब क्या ये इमेच्योर स्टेटमेंट है या बेचैनी है? देखिए, टेनिस में एक चीज होती है अनफोर्स्ड एरर्स, यानी ये कि आप कोई एक शॉट मारने की कोशिश करें जो कि विनर हो और वो बेस लाइन के बाहर निकल जाए, समझे, लेकिन आप सिर्फ बॉल को रिटर्न करते रहें और अगले वाले इंसान को, जो आपका अपोनेंट है, उसको मिस्टेक करने दें, अपोनेंट को मिस्टेक करने दें। आप एग्रेसिव खेल ना खेलें। आप ये कि आपका काम है कि बॉल जो है वो नेट के उस पार चला जाए और ऐसे जाए कि उसको दिक्कत हो आपके ओपोनेंट को। लेकिन अगर आपने जोर से मारने की कोशिश की और बाहर चला गया तो स्कोर तो उसका हो गया। लिहाजा यही खेल अनफोर्स्ड एरर्स इनके अपने अपोनेंट के वो इंड्यूस करना चाह रहा है हिंदुस्तान। पर हमारी पॉलिसी है, अमेरिका से हमारी दोस्ती है, हम ये असलहे उनसे लेते हैं, ये हमारी दोस्ती रूस से है, रूस हम इतना तेल ले रहे हैं, इतना डीजल ले रहे हैं, और ये हमारी दोस्ती इन सब लोगों से। यानी कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता। ये नॉन अलाइनमेंट का एक नया रुख जो निकल रहा है, ये किधर जाके बैठे, किस कल बैठे, ये देखने के काबिल है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। वक्त हमारा खत्म हो रहा है और आपसे हमेशा बात करने में बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। आपने जिस तरह से बताया कि ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है और ईरान अपना काम पूरा कर रहा है, हमारे दर्शकों के जहन में वो सवाल जो था वो मैं समझता हूं हल हो गया। और जो भारत की पॉलिटिक्स है इस वक्त जिन हालात में हम हैं, उस पर 9/11 का
और आगरा समिट के नाकाम होने का भी बड़ा असर है, जो हम एक तरह से अब तक भुगत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम